एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी, लेकिन एक दिन वो एक वैम्पायर को सेव करता है जहाँ पर वो उसका मास्टर बन जाता है। कहानी शुरू होती है हमारा मेन कैरेक्टर माहिरू की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और माहिरू इस सदमे में होता ही है कि उसके रिलेटिव्स पहले ही बात करना चालू हो जाते हैं कि इसको आखिर अभी आगे कौन पालेगा। माहिरू को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो अकेले भूखे ना मर जाए, लेकिन तभी अचानक से माहिरू के अंकल उसको पालने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके अंकल उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे रिलेटिव हैं और हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। और अब माहिरू बड़ा हो चुका है जहाँ पर वो कुछ सिंपल चीजें करता है, अपने शौक को पूरे करता है। भले ही वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंकल उसको अपने दोस्तों को अपने घर लाने के लिए मना करते हैं। एक दिन जब माहिरू बाहर था तब उसको रोड साइड में एक कैट मिलती है जिसको माहिरू अपने घर लाता है। वो कैट इंजर्ड भी था तो वो उसको ठीक करता है, साथ ही वो उसको एक बेल्ट पहनाता है और उसको अडॉप्ट करने का सोचता है। जहाँ पर बहुत सोचने के बाद वो उस कैट का नाम कूरो रखता है। भले ही माहिरू ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके अंदर के डार्कनेस के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन माहिरू अपने दोस्त के साथ चल रहा होता है जहाँ पर उसके दोस्त उसको रेलवे स्टेशन के सामने वाले वैम्पायर के बारे में बताते हैं और कैसे 10 लोग अभी लापता हो चुके हैं। यहाँ पर माहिरू बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और वो दौड़ के अपने घर चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी टीवी ऑन थी। जब वो वहाँ पर अंदर जाता है तो उसको एक अजीब सा बंदा वहाँ पर बैठा हुआ दिखता है जिसके बहुत ही बड़े बड़े डार्क सर्कल्स बन चुके थे। साथ ही में वो टीवी में बैठ के बहुत सारे वीडियो गेम्स भी खेल रहा होता है। माहिरू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए। और साइड में पड़ा हुआ झाड़ू को उठा के वो उसके ऊपर मारने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। माहिरू जब सेकंड टाइम उसको हिट करने वाला होता है तब वो फिसल जाता है और उसके पर्दे को हटा देता है और अचानक से वो सनलाइट आके सीधे उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो फिर से कूरो में बदल जाता है। जब माहिरू पर्दे को दे देता है तो वो फिर से वैम्पायर में बदल जाता है। फिर माहिरू पूछता है आखिर तुम हो कौन। तब वो बोलता है मैं तो एक प्यारा सा वैम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है। तब माहिरू को समझ आता है कि उसके दोस्त वैम्पायर के बारे में सही बात कर रहे थे एंड वो इसके बाद अपने घर से बाहर धूप में उसको ले जाने की कोशिश करने लगता है। वो पूछता है तुमने आखिर 10 लोगों को क्यों मारा। वैम्पायर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वो वैम्पायर बोलता है तुम गलती से भी मेरा नाम फिर से मत लेना। जहाँ माहिरू गुस्सा हो जाता है और उसका नाम ले लेता है। जैसे ही वो वैम्पायर का नाम कूरो बोलता है तो उसके आसपास एक ब्लू कलर का सर्कल बनने लग जाता है और उसके बाद वो सर्कल वैनिश हो जाता है। अभी अभी क्या हुआ ये माहिरू को कुछ समझ नहीं आया। इस वजह से वैम्पायर बोलता है मैं एक स्पेशल टाइप का वैम्पायर हूँ जो कि अपने मालिक की बात मानता है और वो बस अपनी मालिक की ही खून को पी सकता है। और फिलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो चुका है जहाँ पर तुम मेरे मालिक बन चुके हो। लेकिन तब वैम्पायर बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट तभी परमानेंट होगा जब मैं 24 घंटे के बीच में तुम्हारा कभी भी खून पी लूंगा। माहिरू के लिए ये कोई गुड न्यूज से कम नहीं थी। जहाँ पर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि एक अनजान फोर्स उनको वापस ला रही थी। वैम्पायर बोलता है कि तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो, जब मैंने तुम्हें मना किया मेरा नाम लेने को तो तुमने मेरा नाम जानबूझ के ले लिया। माहिरू बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। माहिरू सोचता है कि वैम्पायर के बारे में वो अपने दोस्तों को बताएगा। इसके बाद जब वो घर से निकल के अपने दोस्तों के पास जाता है और ये सब बोलता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, तू एक बिल्ली को वैम्पायर बता रहा है। और एक दोस्त तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं पीछे एक काली कलर की परछाई दिखाई देती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक मैजिशियन आ जाता है जो कि यहाँ पर उनको देख रहा होता है, जहाँ माहिरू का एक दोस्त उसको इग्नोर कर देता है। वो मैजिशियन उसको रोकता है और अचानक वो उसको काट देता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है। इसके बाद वो बहुत ही ऊंचा उछल के अपना नाम बताता है बेल्किया, जो कि एक वैम्पायर था। बेल्किया को यहाँ पर वो कूरो की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर माहिरू और कूरो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। अचानक कूरो वैम्पायर में ट्रांसफर होके यहाँ पर बेल्किया को एक लात मार देता है। जब माहिरू पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है तो कूरो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम यहाँ पर बहुत ही गंदा पछताओगे। माहिरू बोलता है तुम्हें जो करना है करो और वो यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ जाता है। जहाँ बेल्किया फिर से दोनों के ऊपर हमला करने वाला था तभी माहिरू कूद के यहाँ पर उसका मुंह को पकड़ लेता है। बेल्किया एक तलवार के मदद से माहिरू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक बीच में कूरो आके वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। बाद कूरो अपने चेस्ट से तलवार को निकालता है और बोलता है कि मैंने 100 सालों से बिल्कुल भी खून नहीं पिया, जिस वजह से मैं अभी बहुत वीक हूँ और यहाँ पर बेल्किया को हराने के काबिल नहीं हूँ। तभी माहिरू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है तुम मेरा खून पी सकते हो लेकिन बेल्किया को हरा दो। और तब कूरो माहिरू का ब्लड को पी लेता है, जिस वजह से यहाँ पर उनका टेम्पररी कॉन्टैक्ट परमानेंट में विकसित हो जाता है। अब कूरो यहाँ पर माहिरू का वैम्पायर सर्वेंट बन चुका था। माहिरू कूरो को ऑर्डर देता है कि जाके बेल्किया को खत्म कर दो। कूरो बेल्किया के
ऊपर अपने क्लॉज से हमला करता है, जिससे एक विंड अटैक होता है और एक ही बार में यहाँ पर बेल्किया खत्म हो जाता है। फिर कुरो उसको जान से मारने वाला होता है, तभी वो एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तब माहिरू उसको उठाता है और पूछता है कि तुम कुरो को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तब बेल्किया बोलता है कि ये मेरे मास्टर का ऑर्डर था। उसके मास्टर का नाम सुबाकी होता है। जब माहिरू पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता था, तब बेल्किया एक अजीब सा आंसर देता है। वो बोलता है कि सुबाकी को कोई भी नहीं जानता और जो जो उसको नहीं जानता वो सबको मारना चाहता है। अचानक कुरो और माहिरू बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं माहिरू अपने बेड में सो रहा होता है और साइड ही में कुरो भी यहाँ पर सो रहा होता है। माहिरू जल्दी से उठ के अपने स्कूल जाता है और जाके उस दोस्त को देखता है जिसको वैम्पायर ने काटा था। लेकिन जब माहिरू उस बारे में पूछता है तो किसी को कुछ भी याद नहीं था। वो दोस्त बोलता है कि मेरे को पुलिस वाले ने बताया कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग जो मार्केट में मिले थे माहिरू के दोस्तों को याद भी नहीं होता। ये सब माहिरू को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है और वो यहाँ पर स्कूल के छुट्टी के बाद कुरो से ये सब के बारे में पूछता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी काले बादल नहीं थे। माहिरू अचानक से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर एक अननोन आदमी उसके तरफ बढ़ रहा था। वो अननोन पर्सन माहिरू के ऊपर हंसता है और उसके बाद वो यहाँ पर बेल्किया को बाहर निकाल लेता है। जब बेल्किया उसको अपना मास्टर सुबाकी बुलाता है और सुबाकी का नाम सुन के माहिरू भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। सुबाकी अचानक से टेलीपोर्ट होके माहिरू के सामने आ जाता है और फिर वो कुरो को पकड़ के नीचे फेंक देता है, जहाँ कुरो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर सुबाकी उसको अपना बड़ा भाई बुलाता है। माहिरू ये सुन के शौक था और वो पूछता है कि क्या ये सच है। कुरो बोलता है मैं इस छपरी को नहीं जानता, मैं तो यार इसका शक्ल ही पहली बार देख रहा हूँ। तब सुबाकी बोलता है कि इस दुनिया में 7 वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अपने अपने कैपेबिलिटीज है और कुरो इन 7 वैम्पायर्स में से सबसे बड़ा होता है और उसको वैम्पायर ऑफ स्लॉथ के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक और ट्रू वैम्पायर है जो कि मैं हूँ, लेकिन मेरे को कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और फिर सुबाकी अपने बिल्ली वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और माहिरू के ऊपर चढ़ के कुरो के साथ बदमाशी करने लगता है, जहाँ ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ जाती है और सुबाकी अपने फॉर्म में आके यहाँ पर माहिरू के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पर कुरो उसको अपने क्लॉ के मदद से रोक देता है। माहिरू यहाँ पर कुरो को बोलता है कि मेरा खून पी लो ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिल जाए, लेकिन कुरो मना कर देता है और सुबाकी इसी चांस का फायदा उठा के उसको बहुत ज्यादा मारता है। फिर सुबाकी माहिरू को उठा लेता है और वो बोलता है कि तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए पूरे 7 वैम्पायर्स में जंग छेड़ दी है। तब माहिरू को समझ आता है कि सुबाकी का दिमाग खराब है और वो सुबाकी को गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुरो को अपना ब्लड दूंगा और उसको ऑर्डर दूंगा कि ये सब बंद करे। लेकिन सुबाकी बोलता है अगर तुम उससे पहले ही मर जाओ तो क्या होगा। और फिर सुबाकी माहिरू को मारने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी कुरो अपने जान पे खेल के उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। माहिरू और कुरो एक अलग जगह पर जा पहुँचते हैं और माहिरू को समझ आ जाता है कि एक दूसरे वैम्पायर ने अभी उसकी जान बचाई है। तभी अचानक वहाँ पर 2 ट्विन अपीयर हो जाते हैं और बोलते हैं कि माहिरू को हमारे मास्टर देखना चाहते हैं। कुरो का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन तब वहाँ पर एक अमीर लड़का आता है और बोलता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है मेरे लैम्बोर्गिनी में बैठ के वहाँ पर जाने के अलावा। तो माहिरू भी वहाँ पर लैम्बोर्गिनी में बैठ जाता है और उसके साथ जाने लगता है, जहाँ पर वो लड़का माहिरू को बताता है कि वो वैम्पायर ऑफ लस्ट का मास्टर है। वो लड़के का नाम मिसानो होता है और वो जब वहाँ पर उसके घर में पहुँच जाते हैं तो हमें एक बटरफ्लाई दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं वैम्पायर ऑफ लस्ट थी। वो अपने वैम्पायर को इंट्रोड्यूस करते हुए उसका नाम स्नो बताता है। अगले सीन में वो अपने वैम्पायर ऑफ लस्ट को खून पिलाता है और अपने डेथ साइड को समन कर लेता है और उसके बाद उसकी बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो बोलता है माहिरू तुम बिल्कुल गधे हो, तुम्हें अपने वैम्पायर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मिसानो दोनों को ऑफर देता है कि तुम दोनों मेरे सर्वेंट बन जाओ, लेकिन यहाँ पर माहिरू और कुरो मना कर देते हैं, जिस वजह से वो स्नो को बोलता है कि उनके ऊपर हमला करो। स्नो का पहला अटैक दोनों बहुत मुश्किल से ही डॉज करते हैं। उसके बाद माहिरू पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मिसानो कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो बोलता है तुम जैसे कॉमनर को मेरे से बात करने की औकात नहीं है। ये सुन के माहिरू का मूड खराब हो जाता है। वो कुरो को उठाता है और बोलता है मुझे भी तुम जैसे घमंडी से बात नहीं करनी। जब माहिरू कुरो को लेके बाहर आता है तो वो रियलाइज करता है कि वो खो चुका है। अचानक से बहुत छोटे छोटे बच्चे खिड़की से उनको देखने लगते हैं और तभी अचानक से स्नो उनके पीछे अपीयर हो जाता है और बोलता है ये मेरे ही स्लेव्स हैं। कुछ देर में मिसानो भी नीचे पहुंच जाता है और वो बोलता है अगर तुम एक लीडर बन नहीं सकते तो यही अच्छा होगा तुम मेरे अंडर काम करो और साथ ही हम सभी को सेफ रखो। माहिरू उसकी बात को समझने की कोशिश करता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक स्लेव की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। तब वो पूछता है तो क्या तुम सुबाकी से लड़ने का प्लान कर रहे हो।
मिसानो बोलता है तो क्या तुम सुबाकी को ऐसे ही बिना किसी वेपन के हरा सकते हो? फिर मिसानो इस बारे में बताता है कि सारे वैम्पायर के मास्टर के पास एक हथियार चुनने का मौका होता है जो कि वैम्पायर के पास से आता है। अगले सीन में माहिरो अपने दोस्त के साथ चल के घर जा रहा था जहाँ पर उसको पीछे कुछ महसूस होता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद जब माहिरो वेपन के बारे में कूरो से पूछता है तो कूरो बोलता है अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो अपने आंखें बंद करो। माहिरो जब अपने आंखें बंद करता है तो वो कूरो के मन के अंदर के एक डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहाँ उसको एक कैट मिलता है जो कि बोलता है कि मैं कूरो का ही एक पार्ट हूँ। वो उसको बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस के पास ले जाता है और बोलता है इनमें से एक वेपन को चूज करो और ध्यान से करना क्योंकि तुम बाद में इनको एक्सचेंज और रिटर्न नहीं कर सकते। माहिरो वहाँ सबसे सिंपलेस्ट बॉक्स को चूज करता है ताकि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आने से बच सके। जैसे ही माहिरो उस बॉक्स को चूज करता है तो उस बॉक्स में से एक मैजिकल ब्रूम निकलता है। जैसे ही माहिरो को वो झाड़ू मिलता है वो मिसानो के कैसल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो झाड़ू हवा में उड़ता है और तभी हम देखते हैं माहिरो के रिस्ट में एक टैटू बन जाता है। माहिरो को लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन तब मिसानो बोलता है कि ये तुम्हारी वेपन की निशानी है। वो अपने झाड़ू को समन करने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं कर पाता। तब स्नो बोलता है कि तुम अपने गोल के बारे में सोचो, इससे तुम्हें इजी होगी। माहिरो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को अपना फैमिली मानता था। वो मिसानो को ये भी बोलता है कि कभी मैं अपने दोस्तों को तुमसे भी जरूर मिलाऊंगा। अगले सीन में माहिरो अपने दोस्त सकुया के पास जाता है क्योंकि वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। अचानक से माहिरो के सारे मेमोरीज ग्लिच करने लगते हैं और वो साकुया के बारे में सब कुछ भूलने लगता है। आखिर ये क्या हो रहा था, माहिरो ये समझने से पहले असली साकुया पीछे से उसको पकड़ लेता है और वो सभी एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर कूरो और माहिरो स्टिंग्स से बंधे हुए थे। तभी ऊपर हम बेल्किया को देखते हैं और साथ ही यहाँ पर माहिरो के दोस्त साकुया को भी देखते हैं। कूरो और माहिरो को समझ आ जाता है कि साकुया अभी सुबाकी का मिनियन बन चुका है। जहाँ साकुया ऑलमोस्ट रोते हुए बोलता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने ये बात छुपाई कि कूरो एक नॉर्मल कैट है। माहिरो के ऊपर हमला भी होता है लेकिन कूरो जैसे तैसे करके उसको बचा लेता है और अपने ऊपर हमले को ले लेता है। कूरो भी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो माहिरो का ब्लड पी के भी रिकवर नहीं हो पाता। माहिरो को लगता है कि वो अभी शायद मरने वाला है लेकिन तभी सारे स्टिंग्स कट जाते हैं क्योंकि मिसानो और स्नो यहाँ पर आ चुके थे। स्नो बेल्किया के ऊपर हमला करता है और उसको दूर कर देता है जहाँ पर मिसानो साकुया को देखता है। मिसानो और स्नो ने यहाँ पर बेल्किया को अपने एग्जीक्यूशन चेयर में बैठा के उसको मार ही दिया होता है। फिर मिसानो साकुया से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माहिरो तो अभी तुमको मेरे से इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा था। अचानक साकुया का बिहेवियर चेंज हो जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ दोस्त बनना चाहता था। ये सुन के मिसानो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है और वो स्नो को बोलता है कि साकुया और बेल्किया को जाने दो। जहाँ पर जैसे ही वो इनको छोड़ता है तो बेल्किया जो कि स्टिंग्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है वो स्नो के ऊपर हमला करता है और स्नो का एक पैर को काट देता है। जहाँ साकुया मिसानो को अपने नाइफ से हमला करता है और उसको बहुत ही सीरियस डैमेज दे देता है। साकुया माहिरो के गले पे नाइफ रखता है और बोलता है तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था। वो बोलता है एक एक करके इसके बाद मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मारूंगा। और जैसे ही वो माहिरो को मारने वाला होता है तभी एक घोस्ट पीछे से अपीयर हो जाता है और वो साकुया को माहिरो को मारने से रोक लेता है। वो घोस्ट उसके कान में बोलता है कि तो क्या तुम सबको वैसे ही हर्ट करना चाहते हो जैसे तुम हुए थे। अचानक साकुया बोलता है कि माहिरो जल्दी करो, मुझको मार दो। लेकिन साकुया तो माहिरो का ही दोस्त है तो वो उसे ऐसे कैसे मार देता। लेकिन तभी माहिरो का वेपन खुद ही समन होके उसको पनिशमेंट देने लगता है। जहाँ माहिरो उसको मारना नहीं चाहता था लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो उसको मारे जा रहा था। अंत में जब साकुया मरने वाला होता है तब वो सोचता है तो अच्छा हुआ कि मेरी ये बेकार जिंदगी खत्म हो रही है। दूसरी तरफ माहिरो के माइंड में सारे नेगेटिव इमोशंस बह रहे थे जो कि कूरो देख रहा था। इन सबसे माहिरो को बाहर लाने के लिए कूरो उसके ब्लड को पीने लगता है और एक चेन दोनों में कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कूरो अपनी हिडन एबिलिटी को अनलीज करता है जहाँ एक बहुत ही बड़ा कैट का शेडो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। माहिरो को समझ पाता उससे पहले ही वो उसके शेडो में आ जाता है और तब हम देखते हैं साकुया को जो कि बोलता है मैं तो बस मरना चाहता हूँ। माहिरो अपने वैम्पायर को जल्दी से बोलो कि वो मुझे मार दे। माहिरो को समझ पाता उससे पहले ही कूरो को पीछे से एक गोली लग जाती है। इस बैटल फील्ड में अभी एक और वैम्पायर और उसका मास्टर उतर चुका है। उसका मास्टर बोलता है कि जाके सबको मार दो और उसका वैम्पायर भी ऐसा ही करता है। कूरो के ऊपर वो तब तक गोली चलाता है जब तक वो फिर से कैट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। साकुया भी लगभग मर ही गया था लेकिन सुबाकी उसको स्टिंग की मदद से बचा लेता है। साकुरा जाते
वक्त अपने रिस्ट बैंड को माहिरो की तरफ फेंक देता है। वो नया मास्टर जो कि अपने वैम्पायर के साथ आया था वो वैम्पायर ऑफ एनवी है। माहिरो यहाँ पर उसको बहुत ही अजीब नजर से देखता है क्योंकि अब वो हमला करना बंद कर चुका था। वो कूरो को उठा के माहिरो को देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना कूरो को इतनी बुरी तरीके से हैंडल करने के लिए। माहिरो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये मास्टर बनने का नाटक छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि तुम उसके काबिल नहीं। अगले सीन में माहिरो अपने दोस्तों के साथ चल रहा था जहाँ सुबाकी भी उसका पीछा कर रहा होता है। सुबाकी एक जगह पर खाने बैठता है माहिरो के साथ और वो साकुया के बारे में सारी बैक स्टोरी बताता है। जब साकुया छोटा था तो उसके माता पिता उसका कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। साकुया की पेरेंट्स की बिहेवियर के लिए साकुया की बहन भी मर चुकी थी। साकुया की बहन की मौत छत से कूदने से हुई थी, लेकिन साकुया की पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुमने सच पुलिस को बताया तो मैं तुम्हें भी वैसे ही मार दूंगा। ये सब ना सह पाकर साकुया जब बड़ा हो चुका था तब वो मरने वाला होता है, लेकिन सुबाकी ने साकुया की जान बचाई थी जिस वजह से वो उसका मिनियन बन जाता है। सुबाकी बोलता है जब एक मर रहा आदमी एक वैम्पायर का खून पीता है तब वो उसका मिनियन बन जाता है और उसके बाद वो माहिरो पर हंसता भी है क्योंकि उसको इतना भी नहीं पता। फिर वो जाते जाते बोलता है आज मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। माहिरो सुबाकी को इतना तक पूछ नहीं पाता कि वो साकुया को रिटर्न कर दे। वो इन सभी चीजों के लिए खुद को दोष देता था क्योंकि वो कभी भी समझ नहीं पाया कि साकुया कितने दर्द से गुजर रहा है। अगले दिन जब माहिरो स्कूल जाता है तो साकुया के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी साकुया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साकुया की बस नेचर ही उनको याद थी, लेकिन साकुया की फेस उनको याद नहीं थी। माहिरो ये सब समझ जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल में हम देखते हैं साकुया मास्क लगा के आता है जहाँ उसके सारे दोस्त उसके पास से जा रहे थे, लेकिन उसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। हालांकि साकुया ये देख के हैरान होता है कि उनके पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था कि हम साकुया का वेट कर रहे हैं। ये सब वो देख ही रहा होता है कि उड़ते हुए कूरो उसके मुंह पे पड़ता है और माहिरो भी उसको देख लेता है, लेकिन साकुरा यहाँ पर छत की तरफ भागने लगता है। थोड़ी ऊपर जाके साकुया समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर माहिरो को फेस कैसे करे। आखिर उसने उसको मारने का ट्राई किया था। तब माहिरो बोलता है कि जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाओ। साकुरा, याद करो हम बचपन के दोस्त हैं, हमने बचपन में कितने कुछ किए हैं। लेकिन साकुया बोलता है बचपन के कोई भी मेमोरीज मेरे पास नहीं है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और वो छत के पूरे ऊपर चले जाता है जहाँ पर वो बाउंड्री में खड़े हो जाता है और बोलता है मुझे माफ करना माहिरो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मारने की कोशिश की है। सच बताऊं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। माहिरो बोलता है मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी साकुया वहाँ से कूद जाता है और उसको बचाते हुए माहिरो भी वहाँ से कूद जाता है। हवा में माहिरो साकुया के कॉलर को पकड़ता है और नीचे गिरने से जस्ट पहले वो अपने झाड़ू को समन कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद माहिरो का डिसबैलेंस हो जाता है और वो जाके गिर जाता है। गिरने के बाद वो दोनों ही हंसते हैं कि कैसे अभी तक माहिरो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक से साकुया रोने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ और भी ऐसे कुछ मोमेंट्स बिताने थे। लेकिन उसके बाद साकुया बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी बहन की मरने की दोष को मैं अपने ऊपर ही लेता था, लेकिन तब सुबाकी ही एक ऐसा आदमी था जिसने बोला कि उसका दोष नहीं है। सुबाकी ने साकुया को ये भी बोला था कि हर हार्ड सिचुएशन में जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जब वो मरने वाला होता है तब भी सुबाकी ने उसको बचाया था, जिस वजह से मैं सुबाकी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माहिरो सोचता है कि उसके अंकल के लिए उसके लाइफ में जैसा रोल है सुबाकी का भी उसके लाइफ में वैसा ही रोल है। तब माहिरो बोलता है सुबाकी की हर बात तुम उसके प्रेशर में आके करते हो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इससे आजाद कर दूंगा। साकुया बोलता है तुमने मेरे लिए जितना किया है वो बहुत है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। फिर साकुया माहिरो से जितना दूर हो सकता था उतना दूर चले जाता है। तुम एक पहले दोस्त थे जिसने मेरा साथ दिया था, तुम एक पहले ऐसे दोस्त थे जिसने सबसे पहले फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। ये सब कह के वो रो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं माहिरो को जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो कूरो को बोलता है कूरो मेरे को तरीके बताओ, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अगले सीन में हम देखते हैं माहिरो और कूरो यहाँ पर एक फेस्टिवल का वेट कर रहे थे जहाँ फायरवर्क शोज होने वाले थे। अचानक वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उनको एक सूटकेस थमा के जाता है। बोलता है कि यहाँ पर घुमे हुए चीजों वाले सेक्शन में जाके इसको प्लीज डिपॉजिट कर देना क्योंकि मेरे को नहीं पता वो कहाँ पर है। सूटकेस देने के ठीक बाद वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। हालांकि यहाँ पर माहिरो ज्यादा डाउट नहीं करता और वो अकेले ही यहाँ पर घूमे हुए चीजों वाले काउंटर की तरफ चलने लगता है। जाते वक्त माहिरो एक आदमी से टकराता है जिसके सुनहरे बाल थे। वो एक बहुत ही बड़ा बॉक्स अपने ऊपर ले जा रहा था, लेकिन जब माहिरो पूछता है कि ये क्या है तब वो आदमी बोलता है ये वेम्पायर्स के लिए एक कॉफिन है। माहिरो ये सुन के बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो ठीक उस जगह पर होता है जहाँ पर माहिरो जा रहा था। माहिरो को जल्द ही समझ आ जाता है कि ये सूटकेस भी बहुत ही जल्दी फटने वाला है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसको दूर कैसे ले जाए जहाँ पर किसी को भी हार्म ना हो। कूरो को वो सुनहरे बाल वाले लड़के के सामने भी वो समन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर वो उस लड़के पे बिलीव करता है और उसके सामने वो कूरो को समन करता है जहाँ पर कूरो उसको हवा में बहुत ऊपर जाके फेंकता है।
माहिरू सोच रहा था ऐसा ना हो कि उसमें कोई टाइमर हो और वो नीचे गिर के फट जाए, और वो सूटकेस हवा में नहीं फटता। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वहाँ पर उसके फटने की आवाज आती है। लेकिन हम देखते हैं वो सुनहरे बालों वाला लड़का टाइम पे उस बॉम्ब को अपने कॉफिन के अंदर भर लिया था, जिस वजह से उस एक्सप्लोजन को वो लोग रोक पाए। माहिरू उस लड़के से पूछता है सच बताना आखिर तुम कौन हो। तब वो बोलता है उसका नाम तेत्सु है, जो कि एक हॉट स्प्रिंग का मालिक है। अचानक उस कॉफिन के अंदर से कुछ हिलने की आवाज आने लगती है। जब वो कॉफिन खुलता है तो वहाँ से एक चमगादड़ बाहर निकलता है। कुरो उसको आसानी से पहचान जाता है कि वो वैम्पायर ऑफ प्राइड है। वैम्पायर ऑफ प्राइड ने ही इस एक्सप्लोजन को संभाला होता है, जहाँ वो बोलता है कि ये नियरली सुबाकी का ही प्लान हो सकता है। लोगों को बीच में वो ब्लास्ट करके उनको मारना चाहता था, लेकिन वो बोलता है ऐसा नहीं है कि सुबाकी ही तुम्हारे लिए अभी बस एक चैलेंज है। अगले सीन में जब माहिरो और कुरो घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर से कोई एक निकलता है और माहिरो को अंदर ले लेता है, जहाँ कुरो बाहर ही गिर जाता है। कुरो समझ जाता है कि फिर से कोई गड़बड़ होने वाली है, जहाँ फिर से गेट खुलता है और एक मैजिक लेजर कुरो के ऊपर तान दी जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ माहिरो को एक सुसुकी नाम का बंदा मिलता है, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। फिर सुसुकी ये भी बोलता है कि तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझ बैठना, क्योंकि मैं सुबाकी को मारने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो माहिरो क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगे, क्योंकि सुबाकी सिर्फ वैम्पायर्स के लिए नहीं ह्यूमंस के लिए भी खतरा है। जहाँ सुसुकी बहुत सारी चीजें बोलता है, वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं हर चीज तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ। सुबाकी के मिनियंस और सुबाकी को हराने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए माहिरो। और यहाँ पर माहिरो का माइंड बदल जाता है, क्योंकि सुबाकी के एक मिनियंस में साकुया भी है, जिसको उसे बचाना है, जिसने उसको वादा किया था। फिर सुसुकी इसके बारे में देखता है और बोलता है हाँ, यहाँ पर साकुया नाम का भी एक मिनियन है, लेकिन माहिरो तुम्हारे बचपन के फ्रेंडशिप के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको मारना होगा। जहाँ माहिरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि साकुया को हाथ भी मत लगाना। जहाँ सुसुकी बोलता है मैं तुम्हारे बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। यहाँ पर टोटल 50 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा ही एग्जिट का है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो, और हाँ जल्दी करना, क्योंकि अगर तुम लेट करो तो तुम अपने वैम्पायर को फिर कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि फिलहाल कुरो यहाँ पर सबसे एक्सपर्ट वैम्पायर हंटर के साथ जूझ रहा होता है। दूसरी साइड माहिरो गुस्से में दरवाजे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो असली दरवाजा नहीं खोज पा रहा था। सुसुकी हंसता है और बोलता है सारे दरवाजे चेक करने में तुम्हें करीबन 1 दिन लग जाएंगे, तब तक कुरो तुमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में पहुँच चुका होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मास्टर और वैम्पायर अगर एक डिस्टेंस से ज्यादा दूर जाए तो यहाँ पर मास्टर मर जाएगा। माहिरो के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सही दरवाजा खोज ले या तो वो सुसुकी के साथ काम कर ले। माहिरो कभी भी इतना बेकार टीम के साथ काम नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो दरवाजा खोजने लगता है। लेकिन माहिरो जितना भी ट्राई कर ले वो नहीं खोज पा रहा था। जहाँ पर वो एक आइडिया लगाता है, वो अपने ब्रूम को समन करता है और बीच में जाके वो एक टॉर्नेडो बनाता है, जिससे ऊपर रूफ में एक होल हो जाता है। सुसुकी बोलता है कि वाह बहुत बढ़िया, तुमने असली दरवाजा खोज लिया। और क्योंकि माहिरो ने दरवाजा खोज लिया था तो वो बिना रोक टोक के माहिरो को जाने देता है। दूसरी साइड कुरो को यहाँ पर 3 जन मिल के हमला कर रहे होते हैं, जहाँ पर कुरो बहुत ही मुश्किल से उन लोग के बुलेट्स को टॉर्च कर रहा होता है। 1-2 बुलेट्स उसको लग भी गई थी, लेकिन वो भाग ही रहा होता है। बीच में उसको पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे भाग जाता है। जब कुरो रिवर साइड पहुंच जाता है तो उनमें से एक हंटर बोलता है कि हमने तो माहिरो को पकड़ ही लिया है। ये सुन के जैसे ही कुरो का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो यहाँ पर अटैक में फंस जाता है, जहाँ पर कुरो को गोली मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर माहिरो अपने झाड़ू में उड़ते हुए आता है और कुरो को पकड़ के उधर से ले जाता है। अगले दिन माहिरो एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर वो तेत्सु और मिसानो को भी बुलाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी मीटिंग को सीरियसली नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद मिसानो यहाँ पर माहिरो को वैम्पायर और मास्टर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता उसको बताता है। माहिरो बोलता है कि वैम्पायर ऑफ एनवी से शायद हमें कुछ पता लग सकता है, क्योंकि वो मुझे बहुत नॉलेजेबल लगता है। मिसानो अचानक से बोलता है कि नहीं, वैम्पायर ऑफ एनवी से हमें कोई भी हेल्प नहीं लेना, मुझे उस आदमी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कुछ देर बाद तेत्सु और उसका वैम्पायर एक इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि मार्केट में एक बहुत ही डेंजरस आदमी घूम रहा है। जब माहिरो और कुरो उस आदमी को देखते हैं तो कुरो बोलता है कि उससे थोड़ा चौकन्ना रहना, मुझे उससे थोड़ा सा शक हो रहा है। तो माहिरो डिसाइड करता है कि वो चुपचाप उसका पीछा करेगा। जब माहिरो देखता है कि वो एक जानवर को कैद करके ले जा रहा था, तब माहिरो का जानवर का प्यार जाग जाता है और वो उस जानवर को बचाने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। वो आदमी भी एक कवर में जाके माहिरो को देख चुका था, जिस वजह से वो उसका वेट कर रहा था। जब माहिरो पहुंच जाता है तो वो अचानक से उसको पूछता है, जल्दी बताओ तुम एक एंजल हो या फिर तुम एक डीमन हो। लेकिन माहिरो कुछ समझ नहीं पाता और कुरो का भी मुंह बहुत ही वियर्ड बन जाता है। तब वो आदमी अपना पावर का यूज करता है, वहाँ पर एक मैजिकल पियानो को समन कर लेता है, जहाँ पर उस पियानो के साउंड से यहाँ पर उस आदमी को
पता चल जाता है कि कुरो एक डीमन है और अचानक से वो कुरो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जहाँ पर वो उसको लात मारते मारते ऊपर ले जा रहा था। माहिरू जल्दी से अपने ब्रूम को समन कर लेता है और वो कुरो को बचाने के लिए उसके ऊपर जाने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद माहिरू जैसे तैसे कुरो को बचाता है और उसको अपना ब्लड पीने के लिए देता है ताकि वो अपने खोए हुए स्ट्रेंथ को वापस ला सके। इसके बाद माहिरू पूछता है कि तुमने आखिर मेरे पार्टनर को क्यों हार्म पहुंचाया। साथ में केज में कैद हुए जानवर को भी वो छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो उस जानवर को छोड़ता है तब वो जानवर एक वैम्पायर निकलता है जो कि वैम्पायर ऑफ ग्रीड था। फिर वैम्पायर ऑफ ग्रीड बोलता है कि ये आदमी जो मेरे साथ है इसका नाम लिग्ड है जो कि मेरा मास्टर है और मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरे को एंजल समझता है। जहाँ पर लिग्ड बोलता है कि मैं इसको भी एक डीमन समझता हूँ और मुझे इससे नफरत है। और ये दोनों भी यहाँ पर कोदी में मारपीट कर रहे होते हैं। जहाँ माहिरू खुश होता है क्योंकि सुबाकी से लड़ने के लिए उसे एक और साथी मिल गया। जहाँ वैम्पायर ऑफ ग्रीड बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी है, हम तुम्हारे कोई भी साथी नहीं है और देखा जाए तो तुम्हें कोई साथी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुरो जो कि सबसे बड़ा वैम्पायर है, अगर वो चाहे तो वो सब कुछ अकेले ही संभाल सकता है। फिर वैम्पायर ऑफ ग्रीड ये भी बोलता है कि मैंने कुरो को माफ नहीं किया क्योंकि कुरो ने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। माहिरू को समझ आ जाता है इससे पहले इन दोनों के बीच में पहले ही कुछ हो चुका है। इससे पहले दोनों में लड़ाई लगती। यहाँ पर माहिरू दोनों को अलग करता है और पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। जब माहिरू घर वापस आता है तो उस लड़के को टीवी में देख के पियानो बजाते हुए वो शॉक हो जाता है और सबको बोलता है कि वो वैम्पायर ऑफ ग्रीड का मास्टर है। जहाँ पर मिसानो बोलता है कि वैम्पायर ऑफ ग्रीड से दूर रहना ही बेटर है क्योंकि जब वो अपने मास्टर से बोर हो जाता है तो वो अपने मास्टर को मार देता है। लेकिन माहिरू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे उस आदमी को बचाना है। जहाँ उसे पता चलता है वो आदमी जो पियानो बजा रहा था जिसका नाम लिक होता है वो एक बहुत ही फेमस पियानो आर्टिस्ट है। जब माहिरू उस कॉन्सर्ट हॉल में होता है तो वो देखता है उसी आदमी को जिसने उसे उस एक्सप्लोसिव बैग को पकड़ाया था। माहिरू समझ जाता है कि यहाँ पर सुबाकी लिक को मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा होता है वहाँ पर बैठे हुए सारे ऑडियंस असल में सुबाकी के मिनियंस थे। जब माहिरू वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है सारे मिनियंस ऑलरेडी मर चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि वैम्पायर ऑफ ग्रीड भी बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ वैम्पायर ऑफ ग्रीड यहाँ पर लिक के ऊपर भी हमला करना शुरू कर चुका था जो कि उसका खुद ही का मास्टर था। लिक वैम्पायर के पीछे जाके उसको लात मारता है, लेकिन तब तक वैम्पायर उसके पीछे जाके उसको एक और लात मार चुका था। तब वैम्पायर ऑफ ग्रीड हंसते हंसते बोलता है कि चिंता मत करो, नॉर्मल पीपल से वैम्पायर्स के मास्टर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। माहिरू को वैम्पायर ऑफ ग्रीड ये भी बोलता है कि कुरो को ऑर्डर करो, वो अकेले ही सबको मार सकता है। माहिरू बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कुरो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, उसे भी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। तब वैम्पायर ऑफ ग्रीड माहिरू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर कुरो उसको बचा लेता है। फिर वैम्पायर ऑफ ग्रीड ये डिसाइड करता है कि वो माहिरू को 7 वैम्पायर्स की स्टोरी बताएगा। बहुत समय पहले जो ऑर्गेनाइजेशन C3 थी उसने एक आदमी को मारने का ऑर्डर दिया था, जहाँ पर 7 वैम्पायर्स में से वोटिंग होती है, जहाँ पर मैं और 2 वैम्पायर्स इस मर्डर के खिलाफ थे और बाकी के 3 वैम्पायर्स इस मर्डर से राजी थे। तो आखिर इसके बाद क्या करना है ये हमने वैम्पायर ऑफ स्लॉथ यानी कि कुरो के ऊपर छोड़ दिया था। वो स्टोरी बता ही रहा होता है, लेकिन कुरो ये सब सुन के अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। वैम्पायर ऑफ ग्रीड बोलता है तो क्या तुम अपने मास्टर के सामने अपने गलतियों को छुपाना चाहते हो। कुरो का मर्डरस इंटेंट अभी शुरू होने लगा था, जहाँ पर दोनों फाइट करने वाले थे। जब माहिरू कुरो को बुलाता है तो कुरो जैसे माहिरू को देखता है उससे पहली बार माहिरू को ऐसा लगता है कि कुरो बिल्कुल भी अभी माहिरू के कंट्रोल में नहीं है। दूसरे साइड लिक रिकवर हो चुका था और वो यहाँ पर दोनों वैम्पायर्स की फाइट को रोकता है। वो माहिरू के ब्रूम को लेके उसको मोड़ के कुरो को दीवार से चिपका देता है। वैम्पायर ऑफ ग्रीड लिक को बीच में आते हुए देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तब हम देखते हैं बाहर से एक वेल टाइप का कुछ आके उन दोनों को रोक देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं माहिरू जब कुरो को चेक करता है तो कुरो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है, जो कि हमें बाद में बताया जाएगा। अगले सीन में हम वैम्पायर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जिसके पीछे अचानक से सुबाकी आ जाता है। अगले सीन में हम माहिरू को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर में पहुंच चुका था, जहाँ उसके सारे दोस्त उससे गुस्सा थे क्योंकि वो बिना बोले अचानक से वहाँ से चला गया था। मिसानो बोलता है कि इससे बहुत बदतर हालत भी हो सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ पर सुबाकी के एक मिनियन को यहाँ पर लाया है। तब हमें पता चलता है कि माहिरू ने यहाँ पर सुबाकी के एक मिनियन को पकड़ा होता है, हालांकि उस मिनियन का नाम लिलियाक होता है। तब मिसानो बोलता है कि क्योंकि ये सुबाकी का मिनियन है तो इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तब माहिरू बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सुबाकी यहाँ पर अपने मिनियन को वापस लेने जरूर आएगा। सुबाकी आखिर कितना भी बुरा हो, साकुया के हिसाब से शायद वो कभी भी अपने मिनियंस को अकेला
नहीं छोड़ेगा। जब माहिरू इस बारे में कूरो को कुछ बोलने बोलता है तो कूरो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। माहिरू कूरो को पीछा करता है और जब वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तब कूरो का शक्ल देख के माहिरू समझ जाता है कि वो अपने राइट माइंड में नहीं है। जब से वैम्पायर ऑफ ग्रीड ने उसकी पास्ट की बात की थी तब से उसका मूड ऐसा हो गया है। इसके बाद माहिरू डायरेक्टली कूरो को कुछ क्वेश्चंस करता है कि आखिर C3 क्या है और तुमने आखिरकार ऑपरेशन में हाँ बोला था या फिर ना। जैसे ही ये सब वो पूछता है तो वो कूरो को देखता है जो कि एक बहुत ही अजीब से चीज में अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगा था। माहिरू उसको देख के बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारे करेज को एक साथ इकट्ठा करके उसको ऑर्डर देता है कि अपने कैट वाले फॉर्म में आओ। कूरो माहिरू का ऑर्डर फॉलो करते हुए सीधा यहाँ पर माहिरू के पीछे चलने लगता है और दोनों ही फिर घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम माहिरू को उसी मिनियन के पास देखते हैं जिसको माहिरू ने पकड़ा था। तब वो पूछता है तो क्या तुम सुबाकी को अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन माहिरू बोलता है कि मैं उसे दुश्मन नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि वो बस एक ऐसा आदमी है जिसे मुझे रोकना है। फिर वो मिनियन बोलता है माहिरू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुबाकी का एक राइट हैंड मैन है जिसका नाम हाइगन है और वो स्पेशली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। बाकी जितने भी वीक मिनियंस है वो तो फाइट भी नहीं करना चाहते। अगले दिन सुबह जब माहिरू उठता है तो उसे एक कॉल आता है जहाँ उसे वैम्पायर ऑफ ग्रीड के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो पिछले रात से ही मिसिंग है और उसका मास्टर लिक्ट बहुत ही जल्दी कमजोर होते जा रहा है। इस वजह से अगर उसको नाक हो जा गया तो लिक्ट कुछ देर में बहुत ही कमजोर होके मर जाएगा। अचानक लिक्ट के पीछे एक लाल बालों वाला आदमी आ जाता है। लिक्ट को समझ पाता उससे पहले ही वो उसको बहुत ही जानलेवा हमला कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सुबाकी का राइट हैंड हाइगन है जो कि बहुत ही आसानी से लिक्ट को पीटे जा रहा था। लिक्ट लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता हाइगन के सामने। जहाँ हाइगन बोलता है कि तुम्हारा वैम्पायर ऑफ ग्रीड अभी सुबाकी के नीचे बहुत ही गंदी तरीके से कुचला जा रहा है। लिक्ट बोलता है कि मुझे उस डीमन की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला। जहाँ लिक्ट को मारने के लिए हाइगन ने भी अपना रेड ऑरा समन कर लिया था जिसको यहाँ पर दूर से माहिरू ने भी देख लिया था। माहिरू जल्दी से कूरो को लेके वहाँ पहुँचना चाहता था लेकिन कूरो बोलता है कि पहले अपने बैकअप को बोल दो, लेकिन माहिरू नहीं सुनता, बोलता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अगले सीन में माहिरू पहुंच चुका था जहाँ पर वो ना जानते हुए कि वो हाइगन है उसको बोलता है कि उसे छोड़ दो। इसके बाद कूरो और माहिरू लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं जहाँ कूरो अपने पास्ट को अभी तक भुला नहीं पाया था और वो लड़ नहीं पा रहा था। अचानक से कूरो एक ब्लैक क्रिस्टल बॉल में ट्रांसफर हो जाता है जिसे देख के वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है क्या ये बॉल कूरो भी हो सकता है। माहिरू अपने डिफेंस के लिए अपने ब्रूम को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्रूम भी उस क्रिस्टल बॉल में घुस जाता है जहाँ पर अभी उसके पास कुछ भी डिफेंस के लिए नहीं था। हाइगन बोलता है कि लिक्ट और मेरे बीच की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। जहाँ लिक्ट का हमला देख के हाइगन भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। हाइगन लिक्ट का सारे हमले को डॉज कर लेता है और बहुत बुरी तरीके से लिक्ट यहाँ पर हाइगन से हार जाता है। माहिरू फिर हाइगन को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हाइगन उसको बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। जब माहिरू की आंख खुलती है तो उसके सामने मिसानो और तेत्सु थे, साथ ही वहाँ पर लिलियाक भी थी। माहिरू सबसे माफी मांगता है क्योंकि कूरो ने बोला था कि बैकअप लेके जाए लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जहाँ की बाकी वैम्पायर्स कूरो की एनर्जी को वहाँ उस बॉल से ही महसूस कर पा रहे थे। जहाँ पर मिसानो को वहाँ पर एक पड़ा हुआ फोन मिलता है जो कि सुबाकी का था। उस फोन में सुबाकी की तरफ से एक कॉल आता है जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे ये फोन वापस चाहिए। मिसानो बोलता है कि हम तुम्हें ये फोन वापस नहीं देंगे, अगर तुम्हें ये फोन वापस चाहिए तो तुम वहाँ से लॉ और लिक को छोड़ दो। सुबाकी बोलता है कि वो फोन मेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी डील कर लूं। तब मिसानो बोलता है कि बस वही नहीं, हमारे पास तुम्हारा एक मिनियन लिलियाक भी है, अगर तुमने उन दोनों को छोड़ दिया तो यहाँ से ये दोनों चीजें भी मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सुबाकी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो फोन को काट देता है। अगले सीन में ये लोग एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि रात को इन लोग लिक और लॉ को बचाने के लिए निकलेंगे। हालांकि यहाँ पर माहिरू को नहीं ले जाते क्योंकि उसके पास अभी कूरो नहीं है जिस वजह से वो यूजलेस है। ऐसा मैं नहीं, माहिरू खुद को ही यूजलेस बोल रहा था। अब जब सब वहाँ से चले गए थे तो यहाँ पर माहिरू अकेले में रो रहा था। वो बोल रहा था कि मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। एक तरफ मैं और एक तरफ लिक जो कि बिना अपने वैम्पायर के भी हाइगन से लड़ रहा था। माहिरू को रोता हुआ देख कूरो यहाँ पर बॉल पे अपियर हो जाता है। हालांकि कूरो को भी नहीं पता था कि वो ऐसे अपियर कैसे हो गए। माहिरू कूरो को देख के बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। बाद में जब इस बात को वो अपने दोस्तों को बताता है तो तेत्सु तो यहाँ पर एक आरी लेके आ जाता है उस बॉल को काटने के लिए। हालांकि
माहिरू मना करता है, जिससे कुरो को लगता है कि उसका मास्टर बहुत ही समझदार है। लेकिन तभी माहिरू बोलता है कि मैं उसका मास्टर हूँ, इसलिए इस बॉल को मैं काटूंगा। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम उसी वेल को देखते हैं जिसका मास्टर भी आया होता है। इस वेल को हमने इससे पहले भी देख रखा है। उसने एक अजीब टाइप की लिक्विड लाई थी जो कि वैम्पायर के पावर को कम कर देता है, और इसके बाद वो वैम्पायर्स पे टेस्ट भी करता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि वो वैम्पायर्स की पावर को कम करता है। वो बंदा बोलता है कि ये लिक्विड मुझे वैम्पायर ऑफ एनवी से मिला है। माहिरू बोलता है तो क्या मिसानो हमें अभी भी उससे बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर मिसानो मना कर देता है। जहाँ स्नो उसे समझाता है कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पास्ट की बातों को कुछ देर के लिए ही भूल जाओ। इस कैटेगरी में वैम्पायर ऑफ एनवी हमारी हेल्प कर सकता है तो क्यों ना ले। इसके बाद माहिरू वैम्पायर ऑफ एनवी के पास जाने के लिए निकलता है, जहाँ पर वो ट्रेन में बैठा था और सोच रहा था। तभी अचानक सुबाकी आ जाता है और बोलता है तुम कैसे मास्टर हो जो कि अपने वैम्पायर तक को नहीं बचा पाए। एंड इसके बाद सुबाकी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं माहिरू ट्रेन से कूद जाता है और उसको पता चलता है कि वो एक इल्यूजन को देख रहा था। माहिरू को लगता है कि सुबाकी भी वही जा रहा है जहाँ वो फिलहाल जा रहा है, जिस वजह से वो उससे पहले उधर पहुंच जाता है। उधर पहुंचते साथ उसको एक पागल डीलर मिल जाता है जो कि एक साइंटिस्ट था। माहिरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बात कैसे करे, लेकिन फिर उससे पूछ लेता है, जहाँ वो साइंटिस्ट माहिरू को घर लाता है और उसके ही सर पे उसका नाम लिख देता है, क्योंकि साइंटिस्ट को माहिरू का नाम याद ही नहीं हो रहा था। इसके बाद माहिरू को जिस डीलर के साथ काम था वो भी यहाँ पर आ जाता है। वो डीलर अपना नाम मीको बताता है और वो ये भी बताता है कि वो मिसानो का भाई है। माहिरू को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि मिसानो पहले किसका भी दोस्त नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास एक दो दोस्त हैं। इसके बाद माहिरू कुरो को उस पागल साइंटिस्ट को दिखाता है, जहाँ पर वो बोलता है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो उसको अपने लेबोरेटरी में ले जाता है और उसको जांच करने के बाद बोलता है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पहला केस है जो हम देख रहे हैं। इसके बाद मीको बोलता है तो माहिरू क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कुरो के साथ ही सुबाकी को ब्रेक कर सकते हो? माहिरू बोलता है तुम डायरेक्टली बोल सकते थे कि मैं सुबाकी को मार सकता हूँ, लेकिन तुमने सुबाकी को ब्रेक ही क्यों बोला? जहाँ वो बोलता है कि हम एक वैम्पायर को कभी भी फुल्ली नहीं मार सकते, हम बस उसे ब्रेक ही कर सकते हैं। और वो हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो वैम्पायर को चीज दी थी उसको अगर हम तोड़ दे तो। जिससे माहिरू को याद आता है कि कुरो को सबसे पहले माहिरू ने एक बेल दिया था। इसके बाद वो पागल साइंटिस्ट माहिरू को एक कुछ जूस टाइप का देता है। इसके बाद उस जूस को माहिरू को पीने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो बोलता है कि ये जूस तुम्हें कुरो के माइंड को मास्टर करने में बहुत हेल्प करेगी। जहाँ पर माहिरू उस जूस को पी लेता है और वो पीने के बाद अचानक बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो नीचे गिरते जा रहा था, जहाँ पर उसको बस एक ही चीज दिख रही थी जो कि कुरो की वही दी गई बेल्ट थी। अगले सीन में हम माहिरू के सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे कि सुबाकी को कैसे हराना है। उन सबको सुबाकी की रियल लोकेशन पता चल चुकी थी, जहाँ वो लोग को इतना अंदाजा तो हो जाता है कि लॉ और लिक एक ही बड़े वाले बिल्डिंग में है, लेकिन वो लोग एक साथ तो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वैम्पायर और मास्टर के एक साथ होने से उनकी पावर बढ़ जाएगी। जिस वजह से वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि लॉ ऊपर होगा और लिक नीचे होगा, और वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वो अपना भेष बदल के वो बिल्डिंग में घुसेंगे। यहाँ पर वो वेल का मास्टर जिसका नाम क्रेन होता है, वो यहाँ पर एक बहुत ही अमीर इंसान बन के आया था, जिससे बहुत ही दिमाग लगा के वो सुबाकी के रूम का कार्ड का एक डुप्लीकेट बनवा लेता है। अब वो लोग बिना सुबाकी के पता लगे उनके रूम में भी घुस सकते हैं। वहीं पर मिसानो भी एक काले कपड़े पहन के लिफ्ट पे चढ़ा था, लेकिन लिफ्ट पे वहाँ पर साकुया भी होता है। यहाँ पर साकुया ने मिसानो को पहचान लिया था, जिस वजह से यहाँ पर साकुया बेसमेंट का बटन चुपके से दबा देता है, जहाँ लिफ्ट बेसमेंट में जाने लगती है। जहाँ मिसानो कॉल करके क्रेन को भी बेसमेंट में बुला लेता है, लेकिन क्रेन इस टाइप की फाइट में बहुत अच्छा नहीं है। बेसमेंट में पहुँचने के बाद वहाँ पर उसको लॉ कहीं भी नहीं दिखते। इसका मतलब ये है कि बेसमेंट में लॉ नहीं है। अगले सीन में हमें तेत्सु को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉफिन के साथ था और वो यहाँ पर ऊपर के रूम में पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पर सुबाकी के सारे साथी पहले ही तेत्सु को रोकने के लिए खड़े हुए थे। दूसरी साइड हमें सुबाकी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक जंगल में था। वो जंगल में सीधे जा ही रहा होता है कि सामने बहुत सारे वेल मॉस्कट आ जाते हैं। सुबाकी को लगता है कि ये आखिर क्या ही कर लेंगे, बहुत ही वीक होंगे, लेकिन वो इतने वीक भी नहीं है कि वो सुबाकी को कुछ देर के लिए हैंडल ना कर पाए। जहाँ सुबाकी वेल मॉस्कट को दिखाता है कि उसके पास वो चाबी है जहाँ पर लॉ और लिक कैद हैं। वेल मस्कट बोलता है कि वो चाबी हमें दे दो। तब सुबाकी बोलता है कि मेरे मिनियन कहाँ है? वो बोलते हैं कि तुम्हारा मिनियन हमारे पास ही है, लेकिन तुम पहले हमें अपना चाबी दो। तब सुबाकी उनको चाबी भी नहीं देता और वहाँ पर मिनियन को भी खोजने के लिए चले जाता है, लेकिन सुबाकी आखिरकार मिनियन को नहीं खोज पाता। हालांकि सुबाकी बोलता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से लिलिया को खोज लूंगा। दूसरे साइड हम माहिरू को कुरो के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वही कैट जिसने उसको जादुई झाड़ू दी थी वो मिलता है। जब माहिरू पूछता
है कि आखिर कूरो कहाँ गया, तब वो बोलता है कि कूरो तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन माहिरो इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। उसको लगता है कि कूरो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहेगा, वो झूठ ही बोल रहा होगा। फिर वो कैट माहिरो को एक जगह पर ले जाता है जो कि यहाँ पर अंडर वाटर थी। वो यहाँ पर स्विम करके जब वहाँ पर पहुँचता है तो कूरो की एक ओल्ड मेमोरी वहाँ पर दिखाई जाती है। सातों वैम्पायर एक जगह पर बैठे थे जहाँ पर वही बात चल रही थी कि C3 के दिए गए असाइनमेंट में वो खास आदमी को उनको मारना है या नहीं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खास आदमी जिसको मारने की बात चल रही है वो कोई और नहीं, वैम्पायर्स को बनाने वाला आदमी है। जहाँ 3 वैम्पायर मना करते हैं कि उसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। बाकी 3 वैम्पायर बोलते हैं कि उन्होंने हमें फोर्सफुली वैम्पायर बनाया है, जिस वजह से हमें उन्हें मार देना चाहिए। जहाँ कूरो को डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है और कूरो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और कूरो उस आदमी को मारने के लिए गया होता है, लेकिन ये चीज वो माहिरो को नहीं दिखाना चाहता था, जिस वजह से ये देखते टाइम माहिरो के सामने कुछ ब्लैक वाइन्स आ जाते हैं। और इसके बाद अचानक से वही कैट माहिरो के सामने आ जाती है। वो कैट माहिरो से पूछती है कि क्या तुम्हें कूरो की और भी मेमोरीज को देखना है। वो उसके बाद वहाँ पर एक रूम में ले जाती है जहाँ पर कूरो की सारी मेमोरीज रखी थी, लेकिन कूरो तो उसकी मेमोरीज बिल्कुल भी माहिरो को नहीं दिखाना चाहता, जिस वजह से माहिरो उसको नहीं देखता। और उसके बाद वो कूरो की एक रूम में जाता है जहाँ पर कूरो रखा हुआ था। कूरो उसको रोते रोते बोलता है कि मैं कभी भी एक इतना बुरा वैम्पायर नहीं बनना चाहता था, मैंने ये बहुत ही गलत काम किया है। जहाँ पर माहिरो बोलता है कि हाँ, तुमने जो भी किया वो गलत है। अगर तुम इतने सालों से ये सब करके भी सोचे हो कि ये गलत है तो जरूर वो गलत ही होगा, लेकिन कूरो ये तुम्हारा पास्ट है। ये याद रखो कि तुम अभी अपने पास्ट में नहीं हो, तुम अपने प्रेजेंट में हो। अभी ये पास्ट की बातों को पकड़ के बैठने का टाइम नहीं है। अभी हमें और भी बहुत चीजें करनी है, अगर हमने वो भी नहीं की तो तुम्हें उसका भी पछतावा रह जाएगा। जहाँ कूरो माहिरो की बात को समझ जाता है और वो फाइनली अपने सारे डार्कनेस को हटा के अपने कैट वाले फॉर्म में आ जाता है। दूसरी साइड हमें लॉ और लिक को दिखाया जाता है जो कि एक ही जगह पर थे लेकिन अलग अलग रूम पे थे। तब लॉ लिक्ट को बोलता है कि तुम जैसा एक पियानिस्ट जो इतने सारे ड्रीम्स को लेके चल रहा है उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तब लिक्ट बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मरने वाला और सबसे बड़े गधे तो तुम हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ड्रीम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लॉ बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम कोई भी एक स्पेशल पर्सन नहीं हो। लेकिन तभी हमारा हीरो लिक्ट अपने वॉल को तोड़ते हुए आता है और बोलता है कि अभी बोल बेटे क्या बोल रहा था। लेकिन तब लॉ बिल्कुल शांत हो जाता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, लिक्ट तुम्हारे जैसे एक डीमन को मुझे मारना ही होगा। और तब वो अपने चेन्स को अपने पावर की मदद से तोड़ देता है और उसके बाद अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है ताकि वो लिक्ट को मार के हमेशा के लिए फ्री हो जाए। तब लिक्ट भी अपने मैजिकल पियानो को समन कर लेता है और उसके बाद ये फाइट चालू होती है। और जैसे ही फाइट चालू होती है पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। लॉ अपने मन ही मन में बोल रहा था कि अभी लिक्ट को मार के मैं फ्री हो जाऊंगा। और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लिक्ट यहाँ पर लॉ के चेहरे पे लात मार देता है। साथ ही साथ जब लॉ अपने स्वॉर्ड की मदद से लिक्ट के ऊपर हमला कर रहा था तो लिक्ट उसको भी ब्लॉक कर दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से लॉ लिक्ट के चेहरे पे एक और बहुत ही खतरनाक लात मारता है, जिससे लिक्ट बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। लॉ को लगता है कि अभी उसका कुछ भी नहीं होने वाला और लिक्ट अभी हार मान लेगा, लेकिन लिक्ट उठता है और बोलता है मेरे से खून तो निकल रहा है लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। लॉ बोलता है कि लिक्ट तुम्हें लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन असल में हम दोनों बस एक साइड कैरेक्टर हैं। लिक्ट बोलता है कि साइड कैरेक्टर अगर कोई है इस वर्ल्ड में तो वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ड्रीम नहीं है। और ये सब बातें सुन के लॉ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिससे उसकी ट्रू पावर गलती से रिलीज हो जाती है। और तब लॉ लिक्ट को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता लिक्ट की आंखें मेरे साथ पास्ट में क्या हो चुका है। इसके बाद हमें लॉ का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जो कि एक सर्वेंट थी, एक प्रिंसेस की। लॉ को उसके पास बिताया गया हर पल याद था, क्योंकि लॉ उसको सच में बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन किस्मत भी क्या चीज है, क्योंकि अचानक से उसकी शादी एक दूसरे किंगडम के किंग के साथ तय कर दी गई थी और ये एक डील था ताकि दोनों किंगडम के बीच में शांति रह सके। जब लॉ को ये पता चलता है वो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो अगर तुम्हें अपना फ्रीडम चाहिए। लेकिन तब वो बोलती है कि मेरे को अपने फ्रीडम से ज्यादा अपने किंगडम की सेफ्टी और पीसफुली अपने किंगडम को आगे बढ़ाने की चिंता है। बस अब लॉ उसके बारे में और क्या बोलता, बस वो देखता है कि उन दोनों की शादी कैसे हो जाती है। लेकिन ये शांति भी दोनों किंगडम के बीच में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती और दोनों किंगडम्स में फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। वहाँ एक सोल्जर बात कर रहा था कि इस लड़ाई को रोकने के लिए हमें उस सर्वैम्प को मारना ही होगा। और ये सारी बातें छुपते छुपाए लॉ सुन रहा
होता है। अब लॉ के पास बस एक ही चारा था कि वो यहाँ पर उस सर्वैम्प के पास जाके बोल दे। लेकिन जब लॉ बोलता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है यहाँ से निकल जाने का, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लेकिन वहाँ भी वो प्रिंसेस बोलती है कि अगर मैं मारी भी जाती हूँ तो मुझे चलेगा, लेकिन कम से कम ये दोनों के बीच में शांति तो रहेगी। और हमारा लॉ कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय रोने के। लॉ ने तो ये भी सोचा था कि अगर कोई प्रिंसेस को मारने आया तो वो उसे ही मार देगा, लेकिन प्रिंसेस ऐसे करने से मना कर देती है। अगले दिन प्रिंसेस एग्जीक्यूशन चेयर पे जाके खड़ी होती है और बोलती है कि मेरा मरना खाली ना जाए, अगर मेरे मर जाने से ही शांति आएगी तो यही सही। लॉ तब बस वहाँ पर खड़े होके रो सकता था, और रोते रोते जब वो देखता है कि उसकी लवर को उसके सामने ही मारा गया, तब लॉ को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि उसकी मूर्ति जो कि वहाँ पर उसके मरने के बाद बनाई गई थी, लॉ उसको महीनों तक एक स्क्वायरल के रूप में प्रोटेक्ट करता रहा। और तभी लॉ को वहाँ पर एक सर्वैम्प की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर कुरो उसको कुछ चीजें समझाता है। लेकिन लॉ का दिमाग इतना ज्यादा खराब था कि वो कुरो की बातें सुनने की जगह उसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और जब इतना कुछ होने के बाद लॉ वापस आता है तो वो देखता है एक और दूसरा पावरफुल कंट्री आके हमारे दोनों शहर को तबाह करके चला गया था। जो प्रिंसेस की मूर्ति थी उसका सर कट के नीचे गिर गया था। और ये सब देखने के बाद लॉ को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसके बाद वो बिल्कुल ही बदल गया। उसका एक इकलौता प्रॉमिस जो कि उसने प्रिंसेस से किया था कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, वो कभी उसको निभा ही नहीं पाया। और यही पर हमारी लॉ की सैड स्टोरी खत्म होती है। वेल लिक्ट यहाँ पर आराम से बैठकर उसकी स्टोरी सुन रहा होता है, और उसकी स्टोरी को सुनते सुनते उसको मन करता है उसके लिए एक सैड सॉन्ग बजाने का। तो वो अपने पियानो को समन करके एक सैड सॉन्ग बजाने लगता है। लेकिन तब लॉ बोलता है कि मुझे सैड सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिक्ट बोलता है कि सैड सॉन्ग नहीं, सैड तुम हो, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशंस में वैसी चीजें बैठी है। तब लॉ को समझ आता है कि कहीं ना कहीं लिक्ट सही बोल रहा है। अगर प्रिंसेस को वही चाहिए था जो कि उसको मिल गया है, तो आखिर लॉ उसके पीछे क्यों रो रहा है। लॉ कहता है कि मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनके बारे में मुझे जानना है। सबसे पहले तो मुझे लिक्ट के साथ मिलके यहाँ से बाहर निकलना होगा, और इसके बाद मैं कुरो का भी सामना करना चाहता हूँ। उसको पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने हमारे क्रिएटर्स को क्यों मारा। और लॉ फाइनली ये सब कुछ समझ जाने के बाद लिक्ट के साथ बॉन्ड में आ जाता है, और फाइनली वो दोनों एक टीम में आगे उस रूम को तोड़ के वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं वहाँ पर सामने हाइगन आ जाता है जो कि उनसे लड़ने के लिए तैयार था। और तब लिक्ट बोलता है कि लो तुम साइड हो जाओ, क्योंकि इस लाल बंदर के साथ मुझे लड़के मेरा हिसाब बराबर करना है। तब लॉ बोलता है कि लिक्ट तुम जिस कंडीशन में अभी हो उसके साथ तुम इसको तो नहीं हरा सकते। और जहाँ पर हाइगन ये सब सुन सुन के बोर हो रहा था, जिस वजह से वो ही फाइट को चालू कर देता है और पूरे रूम में आग लगा देता है। और तभी लिक्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिक्ट के अटैक को हाइगन बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। और तभी लॉ भी पीछे से अटैक करता है, लेकिन पीछे के अटैक को भी हाइगन आराम से रोक देता है। और तभी लॉ के चेहरे पे एक कट आ जाता है जिससे कि उसका आंख जल जाता है, जहाँ लिक्ट उसकी हेल्प करता है और दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं। और इस बार लिक्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हाइगन सोच रहा था कि इस बार वो उसे रोक लेगा। और तभी लिक्ट लॉ के साथ अपनी जगह को स्विच कर लेता है और एक बहुत ही खतरनाक लात उसके ऊपर मार देता है, जिससे कि पहली बार हाइगन जाके एक दीवार से टकरा जाता है। तब हाइगन उठता है और बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, फाइनली किसी के साथ लड़ने में मजा तो आ रहा है। और इसके बाद भी लिक्ट और लॉ सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी हम हाइगन को देखते हैं जो कि अपना ग्लोव्स उतार के अचानक से लिक्ट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हाइगन ये देख के हैरान था कि लिक्ट के चेहरे पर आग नहीं लगती, और इसका मतलब यही है कि लिक्ट भी एक वैम्पायर है। और तभी अचानक से कहीं से धक्का लगता है और लिक्ट और लॉ दूसरी साइड जाके गिरते हैं। और तभी हम हाइगन को देखते हैं जिसकी एज धीरे धीरे कम हो रही थी और वो धीरे धीरे जवान हो रहा था, और अब वो अपनी फुल पावर में है इन दोनों को हराने के लिए। दूसरी तरफ हम सकुया, मिसानो और स्नो को देखते हैं, जहाँ सकुया अपने ब्लड से एक कटाना को समन कर लेता है और स्नो के ऊपर हमला कर देता है। स्नो उस अटैक को अपने वेपन की मदद से रोक लेता है, लेकिन तभी सकुया बोलता है कि तुम्हें अगर नहीं पता तो ये कटाना है सुबाकी की, और इसमें कोई भी सर्वैम्स का अटैक असर नहीं करता। और इसके बाद साकुया स्नो के तलवार को काटते हुए उसके सिर के ऊपर तलवार रख देता है, लेकिन साकुया उसको मार पाता उससे पहले ही एक गन शॉट आके उसके तलवार को उधर से हटा देता है। और ये और कोई नहीं मीकू होता है जो कि अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। इसके बाद मीकू बोलता है कि अपने सेकंड एलिवेटर को पकड़ के अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए यहाँ से चले जाओ, इसको मैं संभालता हूँ। और तब दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें तेत्सु को दिखाया जाता है जो कि एक सुबाकी के मिनियन से लड़ रहा था। और तब तेत्सु अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसके कॉफिन के अंदर से बहुत सारे बैट्स निकलते हैं, लेकिन तभी मिनियन तेत्सु के सर्वैम्प यानी कि ह्यू को पकड़ लेता
है और जब मिनियन उसको पकड़ लेता है तो उसके बाद वो ह्यू को वहाँ से गायब कर देता है, जो देख के तेत्सु बहुत ज्यादा हैरान था। और तभी वहाँ पर मिसानो और लिली भी पहुंच जाते हैं, जो देख के मिसानो बहुत ज्यादा हैरान था कि उसने तेत्सु के सर्वैम को कैप्चर कर लिया है। और मिसानो यहाँ पर ये सब देख के बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि वो लोग आउट नंबर्ड हो चुके हैं। और मिसानो अभी ये सोच रहा था कि वो सबको रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दे, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ी परछाई पूरी बिल्डिंग को कवर करने लगती है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं माहिरू है, जो कि एक बहुत ही बड़े लायन के ऊपर सवार था। और अगर आपको पता चल गया है तो ये लायन और कोई नहीं कुरो है, जो कितना बड़ा हो चुका है। शुरुआत से ही कुरो अपने ट्रू फॉर्म को छुपा रहा था, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा आलस आ रहा था। और इसके बाद माहिरू को तेत्सु और मिसानो आके बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी एक मिनियन अचानक से माहिरू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन माहिरू अपने ब्रूम को समन करके उसको एक स्पीयर में बदल लेता है, जिससे कि वो बहुत ही स्पीड से जाके उस मिनियन को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। और तभी बाकी के मिनियन यानी कि बेल्किया और एक दो मिनियंस कुरो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कुरो एक ऐसा हमला करता है जिससे कि बहुत सारे कांटे जाके उन मिनियंस के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग एक ही बार में मर जाते हैं। भाई मेरे को ये बात बताओ कि स्टोरी के स्टार्टिंग से ये पावर आखिरकार थी कहाँ? और इसके ऊपर के फ्लोर में हम लॉ और लिट को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हाइगन से हार चुके थे। और लॉ ने बेहोश होने से पहले कुरो की ट्रू फॉर्म को देख लिया था और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। मतलब हाइगन सोच रहा है कि उसको नीचे जाके माहिरू को भी हराना पड़ेगा। और ये सुन के लॉ फिर से हाइगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर से वो मार खा जाता है। और तब हाइगन बोलता है कि अगर तुम मेरे जूतों को चाटोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यार लिट को तो तुम लोग जानते ही हो, वो है अपना ईगो वाला बंदा। वो हाइगन को बोलता है कि हम नहीं, तुम हमारे जूतों को चाटो, फिर हम तुम्हें बख्श देंगे। और ये सुनते साथ हाइगन सीधा लिक्ट के पास जाता है और उसको बालों से पकड़ के उठा देता है। तब लिक्ट बोलता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं ये करूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शायद मेरे पास अभी कोई भी चारा नहीं बचा। और इसके बाद लिक्ट अपने खून की मदद से अपने हाथ में कुछ बनाता है, जिससे कि अचानक से हाइगन और लॉ एक दूसरी ही वर्ल्ड में समन हो जाते हैं, जहाँ लॉ को समझ आ जाता है कि उसके मास्टर ने उसको अकेले यहाँ पर लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन अभी उसी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्ट ने उसके ऊपर भरोसा किया है। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड लिट का था, जिस वजह से लॉ का अटैक 10x से स्ट्रॉन्गर हो जाता है और वो अटैक सीधा हाइगन के पेट के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में भी वो हार जाता है। और इसके बाद हम लॉ और लिट को देखते हैं, जो कि जमीन पर बेहोश पड़े थे। जल्दी वहाँ पर माहिरू और कुरो आ जाते हैं, लेकिन तभी लिट उठता है और बोलता है कि मेरे जैसे एक एंजल को कभी भी किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम लोग को यहाँ आने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बोलने के तुरंत बाद ही लिक्ट बेहोश हो जाता है और माहिरू उसको पकड़ के वहाँ पर सहारा देता है। माहिरू को लगता है कि फाइनली वो लिक्ट और लॉ को यहाँ से सेव करके बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। और इसके बाद हम कुरो को देखते हैं, जो कि लॉ के पास जाता है और बोलता है कि लॉ ही एक ऐसा सर्वेंट है जिसने आज तक मेरे को माफ नहीं किया और जिस वजह से मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता था। और लॉ को ये सुन के सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो माहिरू को थैंक्स बोलता है कि वो कुरो को उस चीज से बाहर ला पाया। लेकिन अचानक से लिलिया, जो कि सुबाकी की मिनियन थी, वो बाहर आ जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई बहनों को मार दिया। मैं भले ही तुम लोग का साथ दे रही थी, लेकिन ये लोग मेरे दोस्त थे। और अचानक से उसके पीछे सुबाकी आ जाता है और बोलता है कि अरे तुम बिल्कुल सही हो, अच्छा हुआ कि मेरा मिनियन सही सलामत है। सुबाकी ये भी कहता है कि लॉ और लिक्ट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो हाइगन को हरा देंगे, और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि कुरो अपने सबसे ओरिजिनल फॉर्म में वापस भी आ सकता है, लेकिन ये सब वैसे ही जा रहा है जैसे कि मैंने प्लान किया था। और इसके बाद सुबाकी एक बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें ये बॉक्स तो याद ही होगा, जो कि बेल्किया ने यूज किया था, और वो भी जिंदा नहीं है क्योंकि उसको मैंने ही मारा है, क्योंकि वो तुम लोग को भी नहीं हरा पाया, तो आखिर वो मेरे काम का भी क्या होता। और इसके बाद सुबाकी अपने स्वॉर्ड को समन करता है और लॉ के ऊपर अटैक कर देता है और ये स्वॉर्ड सर्वेम्प्स को मार सकती है। और तभी हम लॉ को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे मर रहा था और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। तभी सामने कुरो आ जाता है और सुबाकी को रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो सुबाकी। तब सुबाकी कुरो से पूछता है कि हमारे मास्टर के लास्ट वर्ड्स क्या थे। कुरो बोलता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। और तब हम लॉ को
देखते हैं जो कि एक स्क्वायरल में कन्वर्ट हो चुका था। तब कूरो बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है हमारे ओनर को मार के, लेकिन उसका अब मैं कुछ कर नहीं सकता और जो तुम वायलेंस कर रहे हो उसको अभी मुझे रोकना होगा। कूरो कहता है कि हम बैठ के बात भी कर सकते हैं क्योंकि वायलेंस से हर चीज सुलझती नहीं। लेकिन तब सुबाकी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बातों का मेरे लिए कोई वैल्यू है। और इसके बाद सुबाकी बहुत जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। और तब लॉ के द्वारा रिलीज की गई सारी एनर्जी को सुबाकी अपने अंदर ले लेता है और बहुत बड़े बड़े स्टिंग्स को पूरे शहर के ऊपर फेंकता है। और तब भी वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। और तब भी कूरो उससे बात करके ये मैटर सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन तब सुबाकी अपने स्वॉर्ड्स को कूरो के अंदर घुसा देता है। कूरो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो सुबाकी को जाने नहीं देता। कूरो बोलता है कि मैंने जो गलतियां की है मैं उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ और तुम जो गलतियां कर रहे हो उसे रोकना चाहता हूँ। सुबाकी ये देख के बहुत ज्यादा चौंक गया था कि वो अभी तक उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सुबाकी बिल्कुल भी नहीं सोचता और वो अपने स्वॉर्ड की मदद से कूरो का एक हाथ को काट देता है। और इस बार तो वो सुबाकी को पूरी तरीके से मारने वाला था, लेकिन तभी माहिरो आके उसको रोक लेता है। और इसके बाद सुबाकी माहिरो के ऊपर भी अटैक करता है, जिससे माहिरो के फेस में एक स्क्रैच आ जाता है। और अब तो कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से सुबाकी को सबक सिखाने के लिए वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद वो सुबाकी के ऊपर पैर रख के बोलता है कि मुझे तुम्हें शायद से मारना होगा। सुबाकी भी बोलता है कि क्या तुमने हमारे ओनर को भी कुछ ऐसे ही मारा था। लेकिन तभी माहिरो उसके सामने आ जाता है और कूरो को मना करता है कि तुम सुबाकी को नहीं मार सकते। और इसी चांस का फायदा उठा के सुबाकी अपने स्वॉर्ड की मदद से माहिरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से माहिरो के सामने साकुया आ जाता है, जो कि माहिरो को प्रोटेक्ट कर लेता है। और इसके बाद वो बोलता है कि भले मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकता माहिरो। और तब कूरो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो इस बार तो सुबाकी को मार ही देता। लेकिन तभी माहिरो फिर से उसके बीच में आ जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम सुबाकी को नहीं मार सकते। अचानक से कूरो के और सुबाकी के बॉन्ड से सुबाकी के चेस्ट में एक बहुत ही बड़ा होल होने लगता है और माहिरो का ब्रूम अचानक से ट्रांसफॉर्म होके एक चाबी में बदल जाता है। और तब माहिरो उस चाबी को सुबाकी के चेस्ट के अंदर डाल के उसको लॉक करता है, क्योंकि उस समय यही सबसे ज्यादा लॉजिकल चीज थी उधर करने के लिए। और तभी अचानक से माहिरो सुबाकी के मन के अंदर चला जाता है, जहाँ सब कुछ उसे दिखाया जाता है। वहाँ सब कुछ था जैसे कि सुबाकी के पेरेंट्स के मरने से लेके उसके एल्डर सिबलिंग्स जो कि उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि वो एक सर्वेंट था। और जब वो सब कुछ ठीक करके उनके ओनर से बात करने के लिए जा रहा था, तभी उसको पता चलता है कि कूरो ने उसके ओनर को ही मार दिया। और सुबाकी के साथ ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं जिससे कि उसका पूरा दिल ही टूट गया। अब माहिरो को समझ आ रहा है कि आखिर सुबाकी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और अचानक से माहिरो सुबाकी के मन के अंदर से बाहर आ जाता है और वो कूरो को देखता है, जहाँ कूरो अपने नॉर्मल फॉर्म में था और वो सुबाकी के ऊपर अटैक कर रहा था। और माहिरो तब उसे रोकता है और उसके ऊपर अटैक करने के जगह माहिरो जाके सुबाकी को गले लगा लेता है। सुबाकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर माहिरो ने ऐसा क्यों किया, लेकिन सुबाकी के अंदर अब लड़ने की इच्छा नहीं है, जिस वजह से सुबाकी के रेड ब्लेड्स भी गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हमें माहिरो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास था और जहाँ पर सुबाकी साकुया को हील भी करता है। और सुबाकी आखिरी बार साकुया को बोलता है कि मेरी एक बात मानना, हमारे जितने भी मिनियंस हैं उनको बोलना मेरे बारे में भूल जाए और अपनी जिंदगी आराम से जिए। फिलहाल मेरे पास कुछ काम है जो कि मुझे करने हैं। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर गए थे और यहीं पर हमारा ये सीजन भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, मुझे पता है कि अभी की वॉइस ओवर थोड़ी सी बेकार है क्योंकि मैं रात को 3 बजे ये कर रहा हूँ। प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना।